अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 वेव्स। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, उनके कंसेप्ट को आपने जो है वो समझना है। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है इस यूनिट का, इसके अंदर हम मोस्टली डिस्कस करेंगे क्रैमिंग बेस्ड चीज़ें। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें कोई इतना मैथमेटिकल फार्मूले नहीं हैं, लेकिन सिंपल आपने इन चीज़ों को क्रैम करना है। कुछ चीज़ों का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर कंटेंट वो है जी हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स का, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर वेव्स है, फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और एट द एंड हम पढ़ेंगे जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। ये हमारे पास आज का लेक्चर कंटेंट आ गया। अब सबसे पहले हमने ये देखना है वेव होती क्या है। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपकी जो बुक लाइन है उसमें बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है और वेव्स क्या करती हैं, वेव्स के ज़िम्मे है मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो वेव्स एनर्जी और मैटर जो है वो क्या करती हैं, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती हैं, ये मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो ये आपको MCQ आ सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात सिर्फ आपको जो है ये आ सकता है कि वेव्स ट्रांसफ़र, तो मोमेंटम वाली ऑप्शन हो सकती है, बाज़ औक़ात दोनों वाली ऑप्शन हो सकती है, मोमेंटम और एनर्जी वाली, बाज़ औक़ात सिर्फ एनर्जी वाली ऑप्शन हो सकती है। तो मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करती वेव्स। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार ये जो एनर्जी है ये कैसे ट्रांसफ़र होती है। हमने कहा कि वेव्स ने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जी मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बड़े वाज़ेह अल्फाज मैंने लिख दिया है और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ये कि वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी ड्यू टू ऑसिलेशंस। अब यहाँ पे ऑसिलेशन और वेव का रिलेशनशिप, मैंने ऑसिलेशन वाले टॉपिक में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी क्या, कि आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या है, वो एक साइन वेव है। इसका मतलब ये है कि जब भी एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उससे वेव ज़रूर जनरेट होगी। ये याद रखनी है बात कि ऑसिलेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेव होती है, ठीक है। यही वजह है कि ये उस ऑसिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। अब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो है किस तरह से होगी, तो ये देखें हमने कहा जी वेव्स की ये 2 टाइप्स मैंने बनाई हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये है जी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब ऐसी वेव्स के जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपेगेशन, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और वो वेव्स के जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल में मीडियम रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नो मीडियम। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैंने बता दिया आपको कि यहाँ मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। अब बच्चे ये कहते हैं कि देखें जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो मीडियम ही नहीं है और आप कहते हैं जी ऑसिलेशंस, तो ऑसिलेशंस फिर यहाँ किस चीज़ की होगी, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऑसिलेशन होगी वो होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं, इनकी ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है जी। अब आपके पास एग्जांपल आ गई लाइट वेव्स और ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जबकि ये जो फार्मूला है ये हमारे पास सिंपल जी वेव्स की स्पीड का फार्मूला है इन अ मीडियम। अब ये देखें जी नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोग्रेसिव वेव। अब यहाँ से असल जो आपका आर्टिकल है वो ये है, पिछला जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज था। प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव, आप प्रोग्रेस का मतलब क्या लेते हैं, मतलब वो चीज़ के जो बढ़ रही हो, हम कहते हैं जी इसकी प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी है, ये बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी वेव्स जो आगे बढ़ रही हैं, ऐसी वेव्स जो कि काम कर रही हैं, किस तरह का, हमने कहा वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, कि ऐसी वेव्स जो एनर्जी ट्रांसफ़र करें बाय मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये आपके सामने एग्जांपल बनाई है, ये एक बच्चा है जिसके हाथ में एक स्ट्रिंग है जिसको वो अप डाउन मूव कर रहा है, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ये आ गया। और देखिए जी वेव उससे क्या हो रही है, अवे मूव कर रही है, तो ये जो वेव जनरेट हो रही है इस वेव को बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। एग्जाम्पल साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, ये आपके सामने MCQ में आ सकते हैं। अच्छा अब ये बात ज़रा समझें, हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स।
क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो वेव है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। इसी तरह जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो भी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। क्लासिकल फिजिक्स की इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहते हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी की। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्लासिकल फिजिक्स की ये इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसकी मैं बहुत बेसिक मिसाल आपको दूंगा कि आप पत्थर फेंकते हैं किसी तालाब के अंदर, किसी नहर के अंदर, तो आप देखते हैं कि जूं जूं जो है वो वेव आगे की तरफ मूव करेगी, उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी एनर्जी जो है वो फेड आउट होना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह अगर आप पत्थर ज़ोर से मारेंगे तो एम्पलीट्यूड वेव का क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा। तो जो ज़ोर से मारना है वो इंटेंसिटी ज़्यादा, तो आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ से MCQ भी आता है कि अगर आप किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दें तो एनर्जी कितनी होगी। तो हमने कहा जी एनर्जी 4 टाइम्स होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ आपके पास तो प्रोग्रेसिव वेव की टाइप्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक है ट्रांसफर वेव, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें मीडियम पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। मतलब यहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। हम ये भी बोलते हैं ऐसी वेव्स कि जिसमें 2 फील्ड वेक्टर हो और दोनों ही परपेंडिकुलर हों। मिसाल के तौर पे लाइट वेव्स, लाइट बीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर। ये MCQ आ सकता है कि लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेकिन वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कितना एंगल है, 90 डिग्री है। ये मैंने M फॉर मैग्नेटिक लिखा है, आप इसको B से भी लिख सकते हैं, बात एक ही। हम कहते हैं एक ऐसी वेव जो एक क्रस्ट और एक ट्रफ पे मुश्तमिल हो। क्रस्ट क्या होता है कि मीन पोजीशन से अबव वाला पोर्शन, ट्रफ क्या होता है मीन पोजीशन से बिलो वाला पोर्शन। और ये आपके पास ट्रांसफर वेव्स की वेलोसिटी का फार्मूला है जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनका नाम कंप्रेशनल वेव भी है, याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल बात एक ही है। ऐसी वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मूव करें। अलोंग आ सकता है, पैरेलल आ सकता है, या ऐसी वेव कि जिसमें एंगल कितना बने, 0 डिग्री बने, किसका, मीडियम पार्टिकल्स का और वेव का, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकते हैं, नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, लेकिन हम ये कहते हैं जी अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है ऐसी वेव जो एक कंप्रेशनल, एक रेयरफैक्शन के ऊपर मुश्तमिल हो, उसको हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन। और ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी का जो है वो क्या आ गया, आपके पास फार्मूला आ गया स्पीड का। ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये हमारे पास आर्टिकल यहाँ पे जो है एंड अप होता है। अगली बात है पैरामीटर ऑफ अ वेव, के एक वेव के पैरामीटर्स कितने होते हैं। तो पहली बात है जी आपके पास वेवलेंथ। हम कहते हैं जी डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये याद रखिएगा, बहुत से सवालों में आपको इस तरह से आएगा, लैम्डा डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, वो कहेगा जी एक क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस। ठीक है जी, या हाफ वेव। तो हाफ वेव का मतलब होता है आपके पास λ/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक λ/2 और पूरी वेव लैम्डा। हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट। हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ट्रफ्स। बात एक ही, ठीक हो गया। तो इसमें एक वेव लेंथ में याद रखिएगा एक क्रस्ट और एक ट्रफ लाजमी होगा। ठीक है, इसी तरह जी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, बात एक ही है। तो बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ साइकिल्स लिखा होता है MCQ के अंदर, तो आपने समझ आना है ये फ्रीक्वेंसी की बात ही हो रही है। अब ये जो आप देख रहे हो ये हाई फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये बेफर्जी मेरे पास आप देख रहे हैं, मैं कहता हूँ जी ये 1 सेकंड का टाइम है, ये भी मेरे पास टाइम पीरियड 1 सेकंड है। तो आप गौर से देखें कि यहाँ पर 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा आ रहे हैं। यही वजह है कि ये जो वेव है ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, और ये जो वेव है इसमें आपके पास एक ही साइकिल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वेव है। तो जिसमें नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी, जिसमें नंबर ऑफ साइकिल कम होंगे वो लो फ्रीक्वेंसी। या हम ऐसे भी बोलते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव वो होती है जिसमें वेवलेंथ कम हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेवलेंथ इतनी सी है, थोड़ी सी, जबकि यहाँ पे वेवलेंथ आप देख सकते हो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो लो फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी क्या होती है? वो स्पीड के जिससे आपके पास एक वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी 4
वेव इक्वेशन आप देख सकते हो, ठीक है। अब वेव इक्वेशन में क्या है कि हमने कहा जी इन तीनों पैरामीटर्स को आप क्या करो, आप कंबाइन करो, तो आपके पास एक इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो बात एक ही है। फॉर अ मीडियम, एक मीडियम के लिए, एक मीडियम में याद रखिएगा स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर एयर के अंदर ही मूव कर रही है वेव तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि v कांस्टेंट या c कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो फिर v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू f2 लैम्डा 2। इस तरह c इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। यही चीज़ न्यूमेरिकल 8.1 में दी हुई है, आपने बुक खोल के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद जी हम कहते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आप देख सकते हो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन आ गया। अब ये देखो, ये मैंने पहले भी आपको समझाया कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या है, कम है। और इसको देखो, ये आपके पास क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या है, हाई है। तो इस तरह से हम जो है वेव्स को देखेंगे और इसके अंदर मैंने बेसिक बातें जो है आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और वेव्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके साथ वेव के जो है वो डिफरेंट जो है पैरामीटर डिस्कस कर रहा था। पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर आपके पास मीडियम एक हो तो आपके पास किस तरह से वेव इक्वेशन के साथ आप रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम अगली बात करेंगे फॉर डिफरेंट मीडियम। मिसाल के तौर पर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होगी। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि वो कौन सा पैरामीटर है कि जो चेंज नहीं होता जब एक वेव दूसरे वेव के साथ, क्या एक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो हमने कहा जी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि अभी मैंने आपको वेव इक्वेशन पढ़ाई, इस वेव इक्वेशन में तीन चीज़ों की जो है वो आपस में रिलेशन है, वो है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो कौन सा पैरामीटर ऐसा है कि जो इस इक्वेशन में नहीं आ रहा, तो हमने कहा जी वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव नहीं आ रहा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अच्छा, वापस आते हैं। फॉर डिफरेंट मीडियम्स बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है वो चेंज नहीं होते। तो यही वजह है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, v1 v2 ओवर लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यहीं से कि व्हेन अ वेव ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, कि जब एक वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो फिर क्या होगा। हमने कहा जी देखें फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब रेयर से डेंसर में जाने की वजह से स्पीड भी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगी। याद रखिएगा कि जब भी एक वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी भी कम होती है, उसकी वेवलेंथ भी कम होती है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के लिए एयर जो है वो डेंसर मीडियम है, याद रखिएगा। साउंड वेव्स के लिए एयर बिहेव एज डेंसर मीडियम, जबकि सॉलिड्स जो हैं वो रेयर मीडियम है। यही वजह है कि हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये स्पीड ऑफ साउंड के लिए है, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं जी कि फॉर लाइट वेव्स, ये आगे जाके मैंने पढ़ाना है, इससे नेक्स्ट आर्टिकल में कंसेप्ट अभी समझ लें कि लाइट वेव्स में उल्ट हो जाता है। लाइट वेव्स में क्या होता है कि एयर इज रेयर मीडियम जबकि वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। यही वजह है कि वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आता है n इज इक्वल टू c/v, ठीक है। और आप देख रहे हो चूँकि यहाँ पर v का लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, ठीक हो गया। तो ये मतलब आपको मैं रिलेशन बता रहा हूँ, ये आगे जाके मैंने लाइट वाले चैप्टर में दोबारा इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, लेकिन आप अभी समझ लो, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। जब एक वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। और साउंड वेव्स के लिए जो आपके पास एयर है वो डेंसर मीडियम है और जो आपके पास वाटर है वो रेयर मीडियम है, जबकि लाइट वेव्स में उल्टा है। लाइट में आपके पास एयर रेयर मीडियम है और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं। व्हेन अ वेव ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कि अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो हमने कहा जी वंस अगेन फ्रीक्वेंसी तो रहनी है कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, अब
वेलोसिटी भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ेगी। तो ये याद रखिएगा कि जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो तो उससे वेलोसिटी भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेंशन नहीं है कोर्स में, लेकिन वेव्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है जी रेयर से डेंसर वंस अगेन और दूसरा है डेंसर से रेयर। अच्छा, वो जो हम पहले पढ़ रहे थे वो थी वेव की मोशन, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक होना। तो हमने कहा जी अगर एक वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसका जो फेज है वो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो 180 डिग्री फेज चेंज है ना, ये λ/2 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। इसी तरह जो आपके पास 360 डिग्री है ये होता है जी 2 पाई के इक्वल, और 2 पाई बराबर होता है जी लैम्डा के। ये बात नहीं भूलनी, ये बात बड़ी अहम है। बाज़ औक़ात आपको 180 ही दिया जाएगा, λ/2 दिया जाएगा, बाज़ औक़ात आपको λ/2 नहीं दिया जाएगा, आपको 180 दिया जाएगा। तो आपने खुद से ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। इस तरह अगर डेंसर से रेयर मीडियम जाएगा तो भाईजान नो चेंज इन फेस, कोई फेज में चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम फेज की बात करें तो अगला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। कि एक वेव है, उसके 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने बताना है जी फेज डिफरेंस कितना है। तो उसका जी मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि फाई क्या है, फेज डिफरेंस, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। अब ये मैंने एक वेव ड्रा कर दी, इसके ऊपर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, बगैर आपको कोई चीज़ बताया, कि ये बताएं जी कौन से पॉइंट इन फेज हैं और कौन से पॉइंट आउट ऑफ फेज हैं। तो आपने इन फेज आउट फेज के लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला आपके सामने है। अब बिल फर्ज मैं कहता हूँ जी ए और ए डैश दो कंजेक्टिव क्या हैं, क्रस्ट, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। इस तरह आप देखें जी बी और बी डैश को देख सकते हैं, सी और सी डैश को देख सकते हैं, लैम्डा। अब हमने कहा कि अगर आपके पास x, ये x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास x लैम्डा है, पुट किया तो देखें जी फेस कितना आ गया, 2 पाई रेडियन कट करके। और अभी मैंने बताया कि आपके पास 2 पाई रेडियन अगर फेज डिफरेंस होगा तो ये पॉइंट्स इन फेज बन जाएंगे। तो अब नज़र आ रहा है कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये सब आपस में क्या हैं, ये इन फेज। इस तरह इन फेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जबकि n क्या है वो कोई डिजिट हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इन फेज के लिए। इसी तरह अगर आपके पास x आ जाए λ/2, बिल फर्ज मैं कहता हूँ जी आप a से c को देखें, तो a से c आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास पार्ट डिफरेंस है ये λ/2 है। तो अगर λ/2 है, कट गया तो देखें फाई कितना आ गया, पाई रेडियन। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस पाई रेडियन आ जाता है, 180 आ जाता है, λ/2 आ जाता है, तो वो दोनों ही पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, वो होंगे आउट ऑफ फेज। तो फिर आउट ऑफ फेज के लिए हमने कहा जी n x शुड बी इक्वल टू n λ/2, जबकि n की वैल्यूज अब ऑड होनी चाहिए। तो अब आप देखें a और b आपस में क्या हैं, आउट ऑफ फेज हैं। ठीक है जी। इस तरह आपके पास देख लें जी c और a डैश ये आउट ऑफ फेज हैं, a डैश और c डैश ये क्या है, ये आउट ऑफ फेज। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान ये आपके पास फेज डिफरेंस बन गया। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया है, अभी मैंने ये पढ़ाया है कि आपने एक वेव के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये इन फेज हैं, आउट ऑफ फेज हैं। फार्मूला आपके सामने है और कंडीशन बता दी कि इन फेज के लिए x शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वेयर n की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए, और आउट ऑफ फेज के लिए x शुड बी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जबकि आपके पास n की वैल्यूज यहाँ पे ऑड होनी चाहिए। अब लास्ट हमारे पास जो आर्टिकल है आज के लेक्चर का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इंतहाई आसान, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्पेक्ट्रम किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है। तो स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है 7 चीज़ों के ऊपर। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ हमने कहा जी इसमें गैमा रेज होंगी, एक्स रेज होंगी, गैमा रेज, एक्स रेज, उसके बाद यूवी, नंबर 4 विजिबल, नंबर 5 इंफ्रारेड, नंबर 7 माइक्रो, और नंबर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 6 माइक्रो, एंड नंबर 7 क्या आ गया आपके पास, रेडियो वेव्स। ठीक है। तो 7 आपके पास क्या होती हैं, 7 किस्म की रेडिएशन होती हैं। किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। पहला एमसी। अब
ये साथ हैं तो एनर्जी ट्रेंड। तो एनर्जी ट्रेंड क्या है कि अगर आप भाईजान लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है जी। तो यही वजह है, मैंने कहा जी सबसे ज़्यादा एनर्जी गैमा की, फिर एक्सरे की, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, इंफ्रारेड की, माइक्रो की, रेडियो की। तो सबसे हाई एनर्जी किसकी है? गैमा की। सबसे कम किसकी है? रेडियो की। इस तरह फ्रीक्वेंसी ट्रेंड देख लें। हमने कहा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो वंस अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा ज़्यादा, फिर एक्सरेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। अब ये बात समझनी है, ये बात तुम पढ़ते हो जाके चैप्टर 19 में। कहाँ पे? मॉडर्न फिजिक्स में। मैंने पहले क्या बताया कि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। वो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है जी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं जी एक वेव की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो यही वजह है जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। वेवलेंथ ट्रेंड देख लें। अब अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो भाई जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ये आप देख सकते हो कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। तो दोबारा से सुन लें, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि गैमा की एनर्जी क्या थी? सबसे ज़्यादा थी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम थी, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये हमारे पास वेवलेंथ का ट्रेंड आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंपल ये कहते हैं कि अगर आप भाई राइट से लेफ्ट जाओगे तो आपके पास क्या होगा जी? वेवलेंथ में कमी आएगी। तो ये मैंने लिख दिया कि एनर्जी ऑफ गैमा ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ रेडियो वेव, एमसीक्यू आता है। एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ विजिबल। इसी तरह जी आपके पास लैम्डा रेडियो वेव्स ग्रेटर दैन लैम्डा आपके पास गैमा रेज, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। लास्ट विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये देखें जी हमारे लिए जो काम की चीज़ है विजिबल। अब अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि ना हम इन तीनों को देख सकते हैं नेकेड आई से, ना हम इन तीनों को देख सकते हैं नेकेड आई से। हम देख सकते हैं विजिबल को। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो अल्लाह पाक ने आंख की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की हुई है, हम उस रेंज में देख सकते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 रंग है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको याद रखने का तरीका होता है, इस बात को, इस वर्ड को याद रख लें, विब ग्रोअर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। विब ग्रोअर, ठीक है। और इसी चीज़ पे आपने फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज याद रखनी है। यहाँ पे वेवलेंथ ट्रेंड है। तो वेवलेंथ ट्रेंड ये है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो की, वायलेट की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू क्या है कि लैम्डा रेड इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा ब्लू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 बात है। अब लैम्डा जो ग्रीन है, ग्रीन वो कलर है जो सेंसिटिव होता है ह्यूमन आई को, उसकी वेवलेंथ 530 नैनोमीटर है। और जो लैम्डा रेड है वो अबाउट होता है 700 नैनोमीटर। डी स्टूडेंट, ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम है इसमें से आपको बहुत बेसिक सवाल आएगा। यहाँ पे मोस्टली आपको एनर्जी जो है वो आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी आ सकती है। सिंपल V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ करना आ सकता है। इसके अलावा आपको कंपैरिजन आ सकता है कि आप कंपैरिजन बताएं वेवलेंथ का, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का। तो ये वो छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं जो आपने समझने हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को समझोगे। अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो करेक्ट करवा दी हैं। आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुनना है। मैं इसकी पिक्स भी आपको जो है वो अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।